हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में। मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा है करंट अफेयर। करंट अफेयर से जितने भी बन सकते हैं, आज डेट है 7 जनवरी 2025 का। जितना भी करंट अफेयर बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2025 का थीम, इतिहास और महत्व को जानेंगे। क्या जानेंगे दोस्तों? विश्व युद्ध अनाथ दिवस के थीम जानेंगे और उसका इतिहास और महत्व जानेंगे। जो युद्ध में जैसे युद्ध होता है, उसमें जिसका पिता या माता या पेरेंट्स जो मर जाते हैं, तो वो युद्ध में जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो पढ़ने और लिखने के लिए वो प्रेरित नहीं होते हैं। वो काम के जिम्मेदारियों से बोझ के लदे हुए समस्याओं से जूझते हैं। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे और उसके केंद्र बिंदु या एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर साल 6 जनवरी को दुनिया युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाती है, ताकि युद्ध और हिंसा के कारण अपने माता पिता के खोने वाले बच्चों की कठिनाइयों पर अध्ययन केंद्रित किया जा सके। यह दिन लाखों युद्ध अनाथों द्वारा झेली जाने वाली कठिनाई परिस्थितियों की याद दिलाता है और उनके कल्याण के सामूहिक प्रयासों के आवश्यकताओं को उजागर करता है। युद्ध अनाथ दिवस 2025 उन बच्चों के संघर्षों को रेखांकित करता है जो युद्ध विस्थापन और गरीबी से प्रभावित हुए हैं। ये बच्चे अक्सर अपने परिवार, घरों और मूलभूत अधिकारों को खो देते हैं। इस दिन का उद्देश्य इन बच्चों को देखभाल, शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए वैश्विक कार्रवाई सुनिश्चित करना होता है। वैश्विक का अर्थ क्या होता है? वैश्विक का अर्थ मतलब होता है विश्व से संबंधित कुछ बात हुआ जो विश्व से रिलेटेड है या देश से रिलेटेड है, उसका मतलब होता है वैश्विक। वैश्विक मतलब होता है बड़ा। विश्व से जो संबंधित रहता है, जो बड़ा कार्य होता है, उससे वैश्विक कहते हैं। युद्ध अनाथों दुर्दशा हमारी वैश्विक जिम्मेदारी है और इस दिन का उद्देश्य उन्हें एक बेहतर और सम्मानजनक भविष्य प्रदान करने की दिशा में काम करना है। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि इन्हें इन्हें योद्धाओं को न केवल याद किया जाए बल्कि उन्हें सशक्त बनाया जाए, ताकि वे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। कुछ रिलेटेड देखेंगे, वास्तविकता और सामान कठोर जानेंगे इसके बारे में। युद्ध का अनाथों के सामने कठोर वास्तविकता क्या क्या कमजोरी से पीड़ितों से गुजरती हैं, तो जानेंगे। युद्ध अनाथ संघर्ष के युद्ध अनाथ संघर्ष के सबसे कमजोर पीड़ितों में से एक है। वे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं जो उनके सुरक्षित भविष्य को छीन लेती है। और इसका हम लोग जानेंगे परिवार और पहचान की हानि। हिंसा के कारण लाखों बच्चे अपने माता पिता को खो देते हैं, जिससे वे भावनात्मक और आर्थिक समर्थन से वंचित हो जाते हैं। यह हानि उन्हें जीवन भर पहचान और जुड़ाव के संघर्ष में डाल देती है और इसके बुनियादी और ज़रूरतमंदों की कमी जानते हैं हम लोग। युद्ध अनाथ भोजन, साफ पानी, आश्रय और स्वास्थ्य सेवा जैसे आवश्यक संसाधनों से वंचित होते हैं। उन्हें सुरक्षित और खतरनाक परिस्थितियों में रहना पड़ता है, जिससे वे बीमारी और पोषण शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है, और आघात और मानसिक के बारे में हम लोग जानेंगे। आघात और मानसिक प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं जो अनाथ बच्चे होते हैं, उसमें क्या क्या आघात होता है या मानसिक प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में जानेंगे। हिंसा, विस्थापन और हानि के संपर्क में आने से गंभीर भावनात्मक और मानसिक तनाव होता है। कई युद्ध अनाथ पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी और अवसाद से पीड़ित होते हैं। क्या क्या शिक्षा में बाधाएं आते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। शिक्षा में बाधाएं या बाधा या अम, की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाती है, तो परिवार के समर्थन के बिना अनाथ अक्सर स्कूल छोड़ देते हैं, जिससे गरीब और संघर्ष के चक्र में तोड़ने की उनकी संभावनाएं और कम हो जाती है। यूनिसेफ के अनुसार वर्तमान में 460 मिलियन से अधिक बच्चे संघर्ष क्षेत्रों में रह रहे हैं या उनसे भाग रह रहे हैं।
जिनमें सूडान, यूक्रेन, म्यांमार और फिलिस्तीन भी शामिल हैं। विश्व युद्ध के अनाथ दिवस का इतिहास जानेंगे हम लोग। विश्व युद्ध अनाथ दिवस ये फ्रांसीसी संगठन है जिसे एसओए इन्फेंट्स एंड डिस्ट्रेसेस कहते हैं द्वारा शुरू किया गया है ताकि युद्ध से प्रभावित बच्चे की पीड़ा पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इस दिन का उद्देश्य इन बच्चों को बेहतर जीवन परिस्थितियां और उज्जवल भविष्य के लिए अवसर प्रदान करता है। इसका ऐतिहासिक महत्व जानेंगे, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर युद्ध से प्रभावित बच्चों की स्थिति को उजागर किया गया था। फर्स्ट सेकेंड युद्ध कब हुआ था? तो 1945 में ये खत्म हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था? 1939 में स्टार्ट हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। और फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में। और खत्म कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर युद्ध से प्रभावित बच्चों की स्थिति को उजागर किया गया था। स्थापना का उद्देश्य क्या है? ये एसओएस का, और इसका एसओएस का इन्फेंटेंस डिस्ट्रेसेस ने युद्ध के कारण अनाथ हुए बच्चों को और सुरक्षा और पुनर्वास की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। सालों से इस दिवस को युद्ध, अनाथों और अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आह्वान के रूप में वैश्विक मान्यता मिली। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2025 का थीम जानेंगे। अभी थीम आई नहीं है, ये 2024 का थीम है। जो क्या है, हालांकि अनाथ जीवन की भी मायने रखता है। ये 2024 का थीम है, अभी 2025 का थीम अभी आया नहीं है। नए युद्ध ने युद्ध अनाथों के अधिकारों की रक्षा और देखभाल की वैश्विक जिम्मेदारी पर जोर दिया। इस साल का आयोजन भी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस का महत्व जानेंगे, इसका क्या क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है, और इसका गुण जानेंगे। इस दिन का उद्देश्य युद्ध, अनाथों और झेली जाने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पहले हमारा है बच्चों पर युद्ध के प्रभाव को उजागर करना। जो बच्चे पर युद्ध के प्रभाव को उजागर करना है, जो पीड़ित हैं बच्चे युद्ध के, जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, अच्छा शिक्षा नहीं ले सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। युद्ध अनाथ कई गंभीर कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे शारीरिक खतरे, भावनात्मक आघात, चिरकालिक कुपोषण और स्वास्थ्य सेवा की कमी से। दूसरा हमारा है वैश्विक कार्रवाई की वकालत। यह दिन समन्वित प्रयासों का आह्वान करती है, जैसे कि युद्ध अनाथों के मानवीय सहायता और सुरक्षित स्थान प्रदान करना। दूसरा है हमारा है प्रभावित बच्चों के लिए शिक्षा और पुनर्वास कार्यक्रमों में निवेश करना। और तीसरा हमारा है अनाथों को शोषण और तस्करी से बचाने के लिए नीतियाँ तैयार करना। यह हमारी वैश्विक कार्रवाई का वकालत है। अगला देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या क्या पड़ता है इन पे। तो देखते हैं, कई संघर्ष क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से भी गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में युद्ध, अनाथ, संसाधनों की कमी और बढ़ते विस्थापन जैसी जटिल चुनौतियों का सामना करते हैं। इसका आंकड़े जानेंगे, कितना बच्चे इससे प्रताड़ित हैं या बिछड़े हुए हैं, जो स्कूल से नहीं जा पाते हैं, जिम्मेदारी के बोझ तले दबे हुए हैं, कितने कितने आंकड़े हैं इसके बारे में बताया गया है। तो युद्ध अनाथों पर प्रमुख आंकड़े हैं, जैसे 460 मिलियन बच्चे संघर्ष क्षेत्रों में रह रहे हैं या उनसे भाग रहे हैं। हर साल हजारों बच्चे युद्ध और हिंसा के कारण अनाथ हो जाते हैं। कई युद्ध प्रभावित बच्चे बिना मूलभूत आवश्यकताओं के शरणार्थी शिविरों या सड़कों पर रहते हैं। और इसका हम लोग जानेंगे वैश्विक समर्थन की तत्काल आवश्यकता। देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना पहला हमारे है। युद्ध अनाथों को नुकसान से तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है। प्रयासों को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुरक्षित आश्रय या बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करना और शोषण, दुर्व्यवहार से तस्करी को रोकना, ये इसका है। शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। जो गरीब बच्चे हैं, जो अनाथ हैं, जो प्रताड़ित है, जो शिक्षा स्कूल नहीं जा पाते हैं, उसके लिए एक शिक्षा तक सुनिश्चित करना, एक उसके बारे में जानेंगे। शिक्षा गरीबी और संघर्ष के चक्र को तोड़ने के लिए
महत्वपूर्ण प्रयासों में शामिल होना चाहिए, जैसे कि संघर्ष क्षेत्रों में शरणार्थी शिविर में स्कूल स्थापित करना, युद्ध अनाथों को छात्रवृत्ति और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला है हमारा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आघात का समाधान करना। अगला है युद्ध अनाथों को उनके दुखद अनुभवों से उबरने के लिए परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक पहुंच की आवश्यकता है। संगठनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। परामर्श सत्र और समर्थन समूह प्रदान करना है, जिसे देखभालकर्ताओं शिक्षकों को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे में से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है। सरकार और संगठन जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं, जो सरकारें हैं, इसके इन लोग भी कभी भूमिका होनी चाहिए। जैसे कि सरकारें युद्ध अनाथों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए नीतियाँ लागू करनी चाहिए। और एनजीओ जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे आश्रय शिक्षा कार्यक्रमों और चिकित्सा सहायता के माध्यम से सीधी मदद प्रदान करे। अंतर्राष्ट्रीय निकाय जैसे संघर्ष के कारणों और बच्चों पर इसके प्रभाव को संबोधित करने के लिए वैश्विक सहयोग की वकालत करे। अगला हमारा है एक वैश्विक जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस में हमें याद दिलाता है कि युद्ध प्रभावित बच्चों की रक्षा और देखभाल करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करके हम उन्हें गरिमा और आशा के साथ अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने में मदद कर सकते हैं। इसको हम लोग देखेंगे, श्रेणी और विवरण जानेंगे। विवरण में हमारा है समाचार में क्यों है। तो हर साल 6 जनवरी को मनाया जाने वाला विश्व युद्ध अनाथ दिवस है। इन बच्चों को संघर्षों को उजागर करता है। युद्ध और हिंसा के कारण अनाथ हो गए हैं, उनके कल्याण की सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रयासों का आवश्यकता का रेखांकित करता है। ठीक है। और इसका युद्ध जानेंगे, अनाथ द्वारा झेली जाने वाली प्रमुख समस्याएं क्या क्या होती हैं। तो परिवार और पहचान की हानि होती है, जो हमने ऊपर पहले भी पढ़ा। तो भावनात्मक और आर्थिक समर्थन की कमी होती है। ठीक है। इसका मूलभूत क्या क्या विवरण हैं। तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, आश्रय जैसे रहने के लिए, आवास जैसे स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य सेवा, और हॉस्पिटल से वंचित होते हैं। मनोविज्ञान जैसे आघात होते हैं, हिंसा और विस्थापन के संपर्क में पीटीएसडी और अवसाद हैं। शिक्षा में बधाई क्या क्या बताया अभी। स्कूल छोड़ना, गरीबी की चक्र जारी रहता है। 400 मिलियन अधिक बच्चे क्षेत्र में संघर्ष से क्षेत्रों में रह रहे हैं। तो कौन इसका वेरीफाइड किया है? तो यूनिसेफ ने आंकड़े निकाले थे। कौन कौन सा देश ग्रसित है? तो सूडान, यूक्रेन और म्यांमार और फिलिस्तीन है। ठीक है। जागरूकता, इसका महत्व क्या क्या आपने बताया। जागरूकता बच्चों पर युद्ध का प्रभाव और शोषण, आघात और कुपोषण से है। ठीक है। अगला भी हम लोग देखेंगे। फिर मुख्य संदेश इसका जान लेते हैं। तो युद्ध अनाथों के जीवन को फिर से बनाने और उनकी गरिमा, शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान करना चाहिए। एक टॉपिक हमारा हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उड़ीसा सरकार राष्ट्रीय खो खो टीम को 15 करोड़ की सहायता राशि देगी, जो 3 वर्ष की होगी। जो प्रत्येक वर्ष 5-5 करोड़ देने की मांग की है। ठीक है। उड़ीसा सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ की महत्वपूर्ण 3 वर्षीय परियोजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है क्या है? तो खेल प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बढ़ावा देना था। आर्थिक प्रतिबद्धता और अवधि। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने खुलासा किया है कि राज्य जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक प्रतिवर्ष 5 करोड़ का निवेश करेगा। यह वित्त पोषण उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इसका रणनीति और उद्देश्य जानेंगे। यह परियोजना टीम के विकास को मजबूत करने, प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उड़ीसा की खेल विकास के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पहले भारतीय हॉकी के साथ सफल साझेदारी से साबित हो चुका है। इसका नेतृत्व जानेंगे कि इसका दृष्टिकोण क्या क्या है। तो मुख्यमंत्री मांझी ने खो खो जैसे स्वदेशी खेलों के समर्थन के संस्कृति महत्व को रेखांकित किया है
और हमारे स्वदेशी खेलों का समर्थन करके हम न केवल अपनी संस्कृति विरासत को संरक्षित किया है, बल्कि अपने खिलाड़ियों के लिए नए अवसर भी पैदा करे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि पहल खो-खो के लिए पुनर्जागरण का करना बनेगी, जैसे कि भारतीय हॉकी में देखा गया था। इसका प्रतिक्रियाएं जानेंगे। फेडरेशन, खो-खो फेडरेशन, खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे KKFI कहे से डिनोट करेंगे, के अध्यक्ष कौन है? खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो सुधांशु मित्तल ने है। कौन है? सुधांशु मित्तल। इन परियोजनाओं का स्वागत किया है रूप से जब भारत में 13 से 19 जनवरी के बीच नई दिल्ली में खेल का पहला वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। 13 से 19 जनवरी के बीच में। उन्होंने कहा है कि खो-खो के प्रति उड़ीसा की प्रतिबद्धता इस पारंपरिक खेल के लिए अहम मोड़ है। यह प्रयोजन हमारे विश्व स्तरीय एथलीटों को विकसित करने के लिए और खो-खो को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने की क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा। उड़ीसा में क्या-क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके बारे में कुछ टॉपिक जान लेंगे। जैसे खेल के विकास में परे हैं, यह साझेदारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों आयोजन की उड़ीसा के लिए मूल्यवान ब्रांडिंग अवसर प्रदान करती है, जिससे राज्य की खेल उत्कृष्टता से उत्प्रेरक के रूप में छवि मजबूत हो जाएगी। ठीक है, इसका मुख्य बिंदु जान लेंगे और इसका विवरण शॉर्ट में क्या क्या अभी कहा था हम लोग। मुख्य बिंदु क्या है इसका समाचार में, से उड़ीसा सरकार ने बताया अपने के लिए कितना करोड़ देने के लिए 15 करोड़ 3 वर्षीय परियोजना योजना की घोषणा की है। वित्त पोषण उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन के द्वारा भी हुआ है। ये 2025 से 2027 तक चलेगी। ठीक है, वित्त पोषण इकाई क्या है इसका? उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन के द्वारा इसका वित्त पेमेंट दिया जाएगा। इसका अवधि कितना वर्ष के लिए खेला जा रहा है? तो 3 वर्ष के लिए। इसका राशि कितना है? तो 15 करोड़ है और प्रत्येक वर्ष में अगर पूछे तो 5 करोड़ है। मुख्य आयोजन क्या है? तो पहला खो खो विश्व कप नई दिल्ली में से स्टार्ट होगा। पहला खो खो कप 13 जनवरी 19 जनवरी के बीच से हो जाएगा। किस राज्य में खेला जा रहा है? तो उड़ीसा में खेला जा रहा है। वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी है। वहाँ राजधानी क्या है उड़ीसा का? तो भुवनेश्वर है। कौन सा खेल खेला जा रहा है? तो खो खो खेला जाता है। आज का सेशन यहीं तक रहेगा और अगले वीडियो में हम इसी तरह से करंट अफेयर लाते रहेंगे और इससे एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन रहेगी इस वीडियो में। जो इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू।